माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे टीसीएम फैमिली के यूट्यूब चैनल पर। और आज डियर हम आर ए यू यानी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के जो प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल में 12/11/2021 में जो पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मेरा लाने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चंस को अपन डिटेल में एनालिसिस भी करते चलेंगे और साथ साथ में देखते चलेंगे क्या पैटर्न है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए कितने सारे क्वेश्चंस कहाँ से कवर होते हैं, किस सेक्शन से। यहाँ से एक आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का आपका लेवल आता है आरयू का। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया था इसमें, वेस्ट सूटेड टेम्परेचर फॉर बाजरा कल्टीवेशन। तो बाजरे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त तापमान है। अब देखिए यहाँ से हमें ये आइडिया लगता है कि भाई साहब क्वेश्चन कहाँ से लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था गलत ऑप्शन की वजह से। लेकिन देखो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रॉप्स के टेम्परेचर यानी तापमान से क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, तो ये वाला सेक्टर हमें करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज यूज टू रिक्लेमेशन ऑफ वेस्टलैंड इन टू एग्रीकल्चर लैंड्स, यानी बंजर भूमि को बंजर भूमि बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? क्या चेक बांध यानी चेक डैम्स बनाए जाते हैं, वाटर प्यूरिफायर्स लगाए जाते हैं, या रेन हार्वेस्टर, या फिर ग्रेडो नीज किए जाते हैं? तो देखो बेटा, सॉरी, देखो यहाँ पर तो चेक डैम क्यों बनाए जाते हैं? पानी के लिए। वाटर प्यूरिफायर पानी को प्यूरिफाई करने की। रेन हार्वेस्टिंग वाटर ग्राउंड वाटर बढ़ाने के लिए किया जाते हैं। तो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा ग्रेडोनीज। तो ग्रेडोनीज से क्या किया जाता है? आपकी बंजर भूमि का सुधार किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आया था, नंबर ऑफ लीव्स कंसीडर्ड एज ऑप्टिमम फॉर ट्रांसप्लांटिंग राइस सीडिंग इज, यानी प्रतिरोपण करने के लिए धान के पौधों में पत्तियों की कितनी संख्या उपयुक्त मानी जाती है? जब आप नर्सरी लगाते हो धान की, तो नर्सरी के बाद आप किसकी क्या करोगे बेटा? प्रतिरोपण यानी ट्रांसप्लांटिंग करोगे। तो ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए मतलब उस धान में की पौधे में कितनी पत्ती आ जाए तब उसे आप जाके खेत में ट्रांसप्लांट करोगे, लगाओगे। तो 4 से 5 लीव्स इसमें सही है। ठीक है, कितनी लीव्स हो जानी चाहिए? 4 से 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूट्रिशन क्वालिटी हैज बीन इम्प्रूव बाय द एडिशन ऑफ विटामिन ए बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इन विच प्लांट, यानी किस पौधे में आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा विटामिन ए को शामिल करके पोषण गुणवत्ता में सुधार किया? मेज में तो नहीं है, राइस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यानी राइस। ठीक है, राइस में क्या हुआ था कि जब जेनेटिकली इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विटामिन ए को फोर्टिफाइड, इसको बोलते हैं बेटा फोर्टिफिकेशन करना, है ना? क्या कहलाता है ये? जब हम किसी भी सीरियल्स हो, चाहे आपका फल्स हो, या फिर कोई भी चीज, जब उसको हम उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं हम फोर्टिफिकेशन करना, है ना, फोर्टिफाइड करना। तो यहाँ विटामिन ए की मात्रा को बढ़ा दिया गया था राइस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 है हमारा, द पर्सन कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, भारत में विस्तार जनक का जनक मतलब एक्सटेंशन के जनक कौन है? यानी फादर ऑफ एक्सटेंशन पूछा गया तो केएन सेन, बच्चा बच्चा जानता होगा, केएन सेन राइट आंसर है हमारा। जेबी चिदम्बरम, ओपी धामा, ए रेड्डी, इनमें से कोई नहीं था, तो केएन सेन हमारा राइट आंसर था। तो देखो यहाँ पर आप लोग खुद समझदार हैं, सब बड़े हो चुके, तो देखते जाना कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सेक्टर हमें अब के बार जो एग्जाम है उसको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, a combination of many taxonomic unit like soil series phase और type is called, मृदा श्रृंखला चरण या प्रकार जैसी अनेक टैक्सोनॉमिक इकाइयों के संयोजन को डैश कहा जाता है। यानी कॉम्बिनेशन, मृदा श्रृंखला चरण मतलब अनेक जो टैक्सोनॉमी होती है सॉइल में, उनकी संयोजन, उनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्या मृदा श्रृंखला, सॉइल सीरीज कहते हैं, क्या सॉइल सीरीज कहते हैं, क्या सॉइल वेरिएंट कहते हैं,
या मृदा का प्रकार, या फिर सॉइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं या मृदा संघ कहते हैं। देखो कॉम्बिनेशन जब किसी चीज का बनेगा तो शायद सी बात है हम क्या कहेंगे, उसे एसोसिएशन कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ एसोसिएट हो गई, एसोसिएट मतलब जुड़ गई है ना। तो इसका राइट आंसर होगा सॉइल एसोसिएशन। डार्विन यानी डार्विन का डार्विन्स फोटोट्रॉपिज्म एक्सपेरिमेंट एंड वेंट कोलोप्टाइल एक्सपेरिमेंट टिप एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। इसमें पूछा गया कि डार्विन का प्रकाशानुवर्तन प्रयोग और वेंट का कोलोप्टाइल टिप प्रयोग निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स के लिए था। तो टिप की बात आती है, यानी प्लांट्स में जो टिप होती है, टिप मतलब सबसे ऊपर वाली कलिका, उसकी ग्रोथ जो होती है उसमें हार्मोन पाया जाता है, उसका नाम होता है ऑक्सिन। क्या होता है? ऑक्सिन। तो उसी के लिए इन लोगों ने उस हार्मोन्स के लिए क्या किया था, इन लोगों ने ये प्रयोग किए थे, है ना, ताकि उस हार्मोन के बारे में पता चले कि भाई साहब ये हार्मोन आखिर करता क्या है। तो हमेशा याद रखना ऑक्सिन जो है, जो ऑक्सिन हमारा जो हार्मोन है, ये प्लांट्स की अपर ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसकी यानी उसको ऊपर की ओर यानी हाइट को बढ़ाएगा, ठीक है। इसके बाद अदर भी है तो इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, जैसे एथिलीन पकाने के लिए होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन किसके लिए होता है, जिब्रेलिन किसके लिए होता है, डोरमेंसी ब्रेक करते हैं। तो ये और भी हार्मोन्स हैं, तो आपको ये वाला हार्मोन वाला जितना भी टॉपिक है इसको कवर करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है, ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इन प्रोसेस ऑफ ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट की स्टेप्स। इसमें बोला गया कि वैश्विक नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया, वैश्विक नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण चरण नहीं है। तो नाइट्रेट, एक तो ये इसमें पिक्चर में समझ में नहीं आ रहा है, बट नाइट्रेट ऑक्सीडेशन बाय प्लांट, पौधों द्वारा नाइट्रेट का ऑक्सीकरण, इन अणुओं के जीवाणुओं द्वारा नाइट्रीकरण। तो ये ऑप्शन दिए, तो राइट आंसर क्या था हमारा कि इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण चरण नहीं है, तो पौधों द्वारा नाइट्रेट का ऑक्सीकरण नहीं होता इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीज के अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान एंडोस्पर्म के माध्यम से, देखो आ गया डोरमेंसी ब्रेक यानी अंकुरण के माध्यम से, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डिफ्यूज थ्रू द एंडोस्पर्म आ सराउंडिंग टिश्यू कार्ड एल्यूर लेयर, ठीक है। तो एल्यूरोन लेयर कौन सा हार्मोन बनाता है, सीधी सीधी बात है, तो डोरमेंसी ब्रेक भी करता है ये जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी जिब्रेलिन हार्मोन। बाकी हार्मोन देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके उठ के आ गए, तो अब आप खुद समझ सकते हो कि हार्मोन वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द गंगा कल्याणी योजना फॉर, गंगा कल्याण योजना किस कार्य के लिए है, तो इरिगेशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, लघु और सीमांत किसानों के लिए। बाकी के ऑप्शन है आप खुद पढ़ सकते हो इसको। देखो क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही राइट आंसर निकाल सकते हो, जैसे ग्रामीण लोगों के लिए क्रेडिट, भाई यहाँ पर कोई क्रेडिट की बात नहीं हो रही है। किसानों का खपत उद्देश्य, यहाँ पर छोटे किसानों के लिए क्रेडिट नहीं हो रहा है। गंगा कल्याण योजना किसके लिए है, आपकी सीमांत किसानों के लिए। गंगा, गंगा मतलब पानी से कोई रिलेटेड ही चीज होगी, जब तो गंगा वर्ड जुड़ा, तो आप यहाँ पर राइट आंसर अपने आप से लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सिगाटोका इज एसोसिएट विद, सिगाटोका किससे संबंधित है, जो सिगाटोका होता है ये डिसऑर्डर होता है, तो ये किससे होता है बेटा, किसमें होता है, अनानास में नहीं होता, ये होता है केले में, ठीक है। तो यहाँ से डिसऑर्डर से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको करने हैं। यहाँ पर देखो हमें एक वे मिलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर कि भाई सब किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर किए जा रहे हैं, तो आपको उस सेक्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं मतलब बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इसके बाद सिल्वर थायोसल्फेट इज द बेस्ट प्रिजर्वेटिव, यानी सिल्वर थायोसल्फेट किसका सबसे अच्छा परिरक्षक है, मसाले के लिए, स्पाइसेस के लिए, कट फ्लावर के लिए, कसावा के लिए, या फिर स्वीट पोटैटो के लिए। तो जो कट फ्लावर होते हैं उनको प्रिजर्व रखने के लिए, है ना, परिरक्षक यानी लंबे समय तक उनको अच्छा बनाए रखने के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं हम, किसका यूज करते हैं, सिल्वर थायोसल्फेट का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी तो ये कट फ्लावर की बात हुई, इसके बाद आपको सब्जियों को जो आपका वेजिटेबल्स प्रिजर्वेटिव्स होते हैं अचार के लिए कौन सा मिलाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनको भी इस सेक्शन को आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। 13वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 33, हु इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया एंड बिकम द इंपीरियल माइकोलॉजिस्ट इन इंडिया। भारत में माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के जनक कौन है और भारत में इंपीरियल माइकोलॉजिस्ट कैसे वो चीज़ें हुई, ठीक है। तो इसमें दिया है राइट आंसर हमारा क्या है, ईजे बटलर। ईजे बटलर जो है वो कौन है, भारत में माइकोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी के जनक, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, in which year the Antyodaya Anna Yojana was launched to provide highly subsidized food to millions of the poorest families। लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक रियायत वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए अंत्योदय योजना कब शुरू हुई थी, तो ये थी 2000 में, ठीक है। तो स्कीम्स से भी क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है कि स्कीम्स से भी क्वेश्चन आते हैं, योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारी योजना स्कीम्स है, जैसे आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, उसको भी पढ़ लेना, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 या 15 क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूस इन, सबसे पहला किस फल के सफल ट्रांसजेनिक पौधे का उत्पादन किया, तो नाशपाती राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टू एक्सप्लेन एशेंट ऑफ शेप इन प्लांट्स ट्रांसपिरेशन कोहेशन या फिर टेंशन मैकेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय, पौधों में रसरोहण की व्याख्या करने के लिए सबसे स्वीकृत सिद्धांत यानी वाष्पोत्सर्जन संयोजन तनाव तंत्र किसने दिया था, तो ये दिया था किसने, डिक्सन और जॉली ने दिया था, ठीक है। जेबी बॉस ने क्या दिया था, प्लांट ग्रोथ के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दिया था, ठीक है, कैस्कोग्राफ जिसे बोलते हो। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया इसमें, डिक्सन और जॉली ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिक्सन एंड जॉली के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन, अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग संगठन की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1956 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। देखो कितने सारे क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, एक हमें आइडिया चलता जा रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, तो इस वाले पोर्शन को हमें कवर करना है। एग्रीकल्चर इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट वर गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स, यानी इनमें से किस योजना में कृषि सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, तो भाई साहब कौन सी योजना में, यानी किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा, तो देखो ये थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, यानी एग्रीकल्चर इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट वर गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लान्स। इतना सड़ा क्वेश्चन था यार, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखो चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या आया था, हरित क्रांति आई थी। जैसे ही हरित क्रांति आई थी तो उसमें डिमांड बढ़ने लगी कि भाई साहब एग्रीकल्चर में इरिगेशन भी आना चाहिए, पावर प्रोजेक्ट भी लगना चाहिए, तो इन पे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, है ना, इनको ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। तो देखो चौथी में तो आपकी क्या आई थी, फोर्थ 5 ईयर प्लान में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी। इसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या दिया गया था, इसमें इसके पहले ही भाई शुरुआत तो आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही हो गई थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चीजों की जरूरत है, तब जाके आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना फिर हरित क्रांति आई थी, ठीक है। तो इसके बाद में राइट आंसर आपका ये हो गया। 19वां क्वेश्चन है आपका, अप्रोक्सीमेटली व्हाट fraction of total workforce of India is engaged in agriculture and allied sector activities, भारत के कुल कार्यबल का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा और किससे संबंधित क्षेत्र से वो है, तो इसमें पूछा गया है कि भाई साहब एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में कितने परसेंट वर्कफोर्स लगा हुआ है, तो 55% आपका वर्कफोर्स इसमें लगा हुआ है। कहीं कहीं आपको 58% रोजगार कितने परसेंट लोगों को मिल रहा है इसमें, तो 58% भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पर 55% है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोनोक्रॉपिंग depends quality of soil varies rotation of crops essential for, मोनोक्रॉपिंग से मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है जबकि फसल रोटेशन आवश्यक है। क्या बोला गया है, मोनोक्रॉपिंग से कृषि गुणवत्ता में कमी आती है जबकि क्रॉप रोटेशन आवश्यक है, तो मोनोक्रॉपिंग से बिल्कुल आती है। तो मोनोक्रॉपिंग के बारे में पूछा है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप कैन बी ग्रो इन अ सेम फील्ड, यानी एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है मोनोक्रॉपिंग से, नहीं।
तो इसमें क्या लिखा है, अनाज की गुणवत्ता बढ़ती है लेकिन उपज घटती, मृदा की उर्वरता सुधार और कटाव को कम करता है। तो आपका क्या लिखा, इसमें क्या लिखा है कि मोनोक्रॉपिंग डिपेंड्स क्वालिटी ऑफ सॉइल वेरीज रोटेशन ऑफ क्रॉप इज एसेंशियल फॉर। तो क्रॉप रोटेशन के बारे में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि क्रॉप रोटेशन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो मृदा की उर्वरता को सुधारने के लिए और उसके कटाव को कम करने के लिए आप क्रॉप रोटेशन उपयोग कर सकते हो। इसके बाद में क्रॉप लॉगिंग इज अ मेथड ऑफ, यानी क्रॉप लॉगिंग किसकी एक विधि है, तो सीधी सी बात है क्रॉप लॉगिंग, यानी क्रॉप लॉगिंग मतलब एक्सेसिंग क्रॉप डैमेज नहीं भाई साहब, टेस्टिंग सूटेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स ये भी नहीं होती, उर्वरकों की उपयुक्तता का परीक्षण करना नहीं होता, प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए क्रॉप लॉगिंग प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अब देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक होती क्रॉप लॉगिंग होता है, एक होता क्रॉप लॉजिंग। ठीक है, याद रखना इसको। सर्वोदय स्कीम फिर आ गया भाई साहब, सर्वोदय स्कीम किनके द्वारा आरंभ की गई थी, तो विनोबा भावे के द्वारा आरंभ की गई थी सर्वोदय स्कीम। क्वेश्चन नंबर 23, what is the amount of food grains given to each poor family per month under the टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस के बारे में पूछ लिया गया है भाई साहब। तो कितना ग्रेन, मतलब इसमें बोला गया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन गिवन ईच पुअर फैमिली पर मंथ, यानी एक फैमिली के लिए पर मंथ पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रति माह कितना राशन दिया जाता है, कितना फूड ग्रेन दिया जाता है, तो 35 kg फूड ग्रेन इसमें राइट आंसर होगा हमारा, कितना होगा 35 किलो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज इन्वॉल्व इन प्लांट ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस, पादप प्रजनन प्रथाओं में निम्न कौन सा शामिल है, तो चेक प्रेसिपिटेशन वर्षा की जांच करना, मेंटेन सॉइल टेक्सचर मृदा की बनावट बनाए रखना, स्टडी ऑफ डेटा एनालिसिस डेटा विश्लेषण का अध्ययन करना, या द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन। तो सीधी सी बात है यार, क्या क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से ही बच्चा पादप प्रजनन वर्षा की जांच करेंगे, इसमें नहीं करेंगे भाई, मिट्टी का बिल्कुल भी नहीं, डेटा बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट एक ही है कि हाइब्रिडाइजेशन जेनेटिक्स आनी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन। ठीक है, तो बहुत ही ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता ये पेपर था। नेक्स्ट है हमारा कैप्सेरियन स्टेप्स, कैप्सेरियन स्टेप्स यानी क्या है ये कैप्सेरियन स्टेप्स, पानी और आयन प्रवाह को रोकने के लिए जाइलम ऊतक में मौजूद होती है। देखो प्लांट जेनेटिक्स से और ब्रीडिंग से, प्लांट जेनेटिक्स और ब्रीडिंग से आपके प्लांट फिजियोलॉजी यानी पौधों की आकारिकी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर आ गया आर प्रेजेंट इन द जेलम टिश्यू टू प्रिवेंट वाटर एंड आयन मूवमेंट, क्या पानी और आयन प्रवाह को रोकने के लिए जाइलम ऊतक में मौजूद होती है, कैप्सेरियन स्टेप्स बिल्कुल नहीं होती, राइट आंसर क्या पानी और आयन प्रवाह को रोकने के लिए एंडोडर्मिस में मौजूद होती है आपकी एक कैप्सेरियन स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल डिवीजन कंटिन्यूअस टिल मैच्योरिटी इन फ्रूट डेवलपमेंट ऑफ, यानी किस फसल के विकास में फल पकने तक कोशिका विभाजन जारी रहता है, तो एवोकाडो एक ऐसा फल है जो में जिसमें पकने तक आपका क्या रहता है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड एट द पॉइंट वेयर, अधिकतम लाभ उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां, मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड एट द पॉइंट वेयर इज, अधिकतम लाभ उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां, ये देखो जहां पर एमपी, ठीक है एपी ज्यादा होता है, या फिर एपी एमपी ग्रेटर देन एपी होता है, या फिर एमपी इंक्रीजिंग एंड एपी डिक्रीजिंग। सीधी बात है भाई, सीमांत उत्पाद है ना, जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है और आपका क्या लिखा है एवरेज प्रोडक्शन है ना, तो जब ये आपका क्या होता है एमपी इंक्रीजिंग यानी सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्शन आपका क्या होगा इंक्रीज होगा और आपका एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। तो देखो ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया आफ्टर चेंज, ये चेंज किया गया था ऑप्शन। ठीक है, तो एमपी क्या हो गया था डिक्रीज, क्वेश्चन वही है लेकिन चेंज हो गया था। ठीक है, मतलब इसमें देखो इंक्रीजिंग लिखा है एंड डिक्रीजिंग लिखा है, तो सीधी सी बात है एमपी ग्रेटर देन एपी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है परसेंटेज एरिया शेयर ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम इन व्हीट कल्टीवेशन इन इंडिया,
भारत में गेहूं की खेती में स्ट्रेटिग्राफिक के कितने हिस्से का क्षेत्र किसने के हिस्से का क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है, मतलब जो गेहूं की आपका ट्रेटिग्राफिक गेहूं है वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में भारत में उगाया जाता है? 87% क्षेत्रफल में इसको उगाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ है नेट रिटर्न पर हेक्टेयर क्या कहलाएगा? ओवरऑल एफिशिएंसी मेजर्स या फिर पार्शियल एफिशिएंसी मेजर्स या स्पेसिफिक एफिशिएंसी मेजर, यानी समग्र दक्षता उपाय, आंशिक दक्षता उपाय या विशिष्ट दक्षता उपाय। तो इसमें क्या है? केवल एक, यानी समग्र दक्षता उपाय ओवरऑल एफिशिएंसी मेजर्स करोगे तब आपको पता चलेगा कि नेट रिटर्न पर हेक्टेयर क्या है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है आपके, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, तो ये बिल्कुल आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन इज नॉट रिगार्डिंग प्लांट ब्रीडिंग, कौन सा एक पादप प्रजनन से संबंध में नहीं है? पादप प्रजनन से संबंध में कौन सा नहीं है भाई साहब? इंक्रीजिंग द क्वालिटी, देखो पहला तो राइट आंसर है यूज इन मैनिपुलेशन, अच्छा इसमें पूछा संबंध में नहीं है, इज नॉट, तो यूज इन मैनिपुलेशन ऑफ लीचिंग मेथड इन माइनिंग प्लांट्स, हो खनन संयंत्रों में लीचिंग विधि के हेरफेर में नहीं भाई साहब, ये तो बिल्कुल है। फसलों की गुणवत्ता की उपज में वृद्धि करना बिल्कुल है भाई, पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग में ही आता है। पौधों की प्रजातियों की हेरफेर करना बिल्कुल आता है। रोग प्रतिरोध बिल्कुल, ये तीन ऑप्शन एक ही, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, विच कॉन्टैक्ट पॉइजन्स penetrate the skin of the pest and are used against those arthropods that pierce the surface of plants and suck out the juice। कौन सा संपर्क जहर कीटनाशी के बारे में पूछा गया? तो संपर्क कीटनाशी क्या होता है कि कीट के त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं ना, तो इसमें से पूछा गया कौन सा कॉन्टैक्ट पॉइजनस है इसमें से, तो कौन सा है बेटा? मेलिथियान इसमें राइट आंसर होगा हमारा, है ना। कैल्डिरिन, डीटीटी और फेरोमैन नहीं होगा, फेरोमैन ट्रैप होता है फिजिकली, उसमें आता है, मेथड्स में आता है, और ये आपका कौन सा होगा? रासायनिक में आएगा तो मेलाथियन, ये आपका कॉन्टैक्ट। तो देखो ये 2-3 टाइप से आपके जो होते हैं ना, ये कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है, और तो इनको पढ़ लेना, कितने कीटनाशक होते हैं, इंसेक्टिसाइड जितने भी होते हैं, जितने टाइप्स के होते हैं, तो इनको पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप खुद देख रहे हो सामने। इसके बाद है एवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम। इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम वर्क ऑन मेन प्रिंसिपल ऑफ, वाष्पीकरण शीतलन प्रणाली किस मुख्य प्रमुख सिद्धांत पर काम करती है? तो कूलिंग स्टोरेज पर, शीत भंडारण पर, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, बिल्कुल यार ये ना 12th में है, चैप्टर है, तो देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सीए भंडारण, एमसीए भंडारण, तो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर आप बना सकते हो, और जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जो होता है वो वाष्पीकरण शीतलन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, आप सर्च करना जीरो एनर्जी कूल सिस्टम, बहुत ही इजी होता है, कहीं भी आप बना सकते हो आराम से, रेत वगैरह उसमें ईंटें वगैरह, मतलब एक वो बना के तो आप आराम से इसे बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रॉस प्रॉफिट इज, यानी सकल लाभ है, एक्सेस ऑफ सेल ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत पर बिक्री की अधिकता को हम क्या बोलते हैं? सकल लाभ। यानी बेचे गए माल की लागत पर बिक्री की, जो आपने मतलब इसमें ये बोला कि जो आपने माल बेचा है ना, वो लागत से उसका मूल्य जो है अच्छा है, तो आपको सकल लाभ होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में वो आ जाएगा। देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। एवरेज मेज यील्ड इन इंडिया, तो भारत में मक्का की औसत उपज कितनी है? तो 1.8 टन प्रति हेक्टेयर, ठीक है, पर हेक्टेयर कितनी है? 1.8 टन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता के लिए इनमें से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यानी आपको कृषि उत्पादकता बढ़ानी है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपको बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, प्रोडक्शन की नहीं, प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ानी है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या वर्षा जरूरी है, फर्टिलाइजर जरूरी है, इरिगेशन? लेकिन इन सबसे देखो वर्षा भी जरूरी है, खाद भी जरूरी है, इरिगेशन भी जरूरी है, बट सबसे ज्यादा है बेटा आपका सीड, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का सीड होगा तभी तो बोलते नहीं कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जितने अच्छे सीड्स आप बोओगे उतना अच्छा आपका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सॉइल कंडीशंस इज मोर सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा समूह पौधों की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? क्या पूछा गया है?
तो मिट्टी का तो कौन सा समूह है? लोमी सॉइल विद मीडियम एरिएशन एंड मीडियम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पहले और भी ऑप्शन देखो, उच्च वातन और कम, देखो इंग्लिश में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सैंडी सॉइल विद द हाई एरिएशन एंड लो वाटर होल्डिंग। तो पूछा गया कि भाई साहब है सैंडी सॉइल है उसमें एरिएशन मतलब उसमें पोर, जैसे हवा तो ज़्यादा है लेकिन जो लो वाटर मतलब आपका उच्च वातन है, हवा ज़्यादा है लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो क्या ये अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं होगी भाई, वाटर भी तो चाहिए। क्ले सॉइल विद द हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड लो एरिएशन, बिल्कुल भी नहीं। एक बैलेंस होना चाहिए, तो इसमें बोला गया है विद मीडियम एरिएशन एंड मीडियम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दोनों बराबर, हवा और पानी का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। वो वाली सॉइल आपकी सूटेबल होती है किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो एडम स्मिथ, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया करंटली? वर्तमान में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो देखो एक ओवरव्यू हमें ये मिलता है कि रिसेंटली जो भी डेटा आ रहा है आपका फूड प्रोडक्शन से लेकर, वो डेटा आप पढ़ के जाना। वेजिटेबल्स प्रोडक्शन का पूछ सकता है पर्टिकुलर आपको, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ से आपको ये मिल जाता है एक आइडिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओहो, स्थानांतरी यानी स्थान परिवर्तन वाली कृषि का महत्वपूर्ण विशेषता है, तो क्या है भाई साहब? शिफ्टिंग कल्टीवेशन की चेंज ऑफ कल्टीवेशन साइट। बच्चे को पता होगा कि भाई साहब जब इसमें क्या करते हैं कि जो साइड होती है जहाँ पर एक आज इस वाली जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, जो जंगलों में लोग रहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। हिडन हंगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आया है। क्या बताता है? पोषक तत्व की कमी होने पर उस पर कमी के लक्षण दिखाई देते? बिल्कुल नहीं, यही तो दिक्कत है भाई साहब इसमें। हिडन छुपा लेता है, हिडन मतलब छुपा लेता, यानी कमी के लक्षणों की उपस्थिति के बिना, कमी के लक्षणों की उपस्थिति के बिना क्या हो रहा है यहाँ पर? उपस्थिति के बिना उपज में कमी हो जाती है। आपको प्लांट्स में उसके लक्षण नहीं दिखाई देंगे भाई, किसकी डिफिशियंसी है, उसके सिम्टम्स बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है ना, उसके में क्या हो जाएगा? ईल्ड में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी। हिडन हंगर में ये होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन से एलिमेंट्स की हिडन हंगर बताते, तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है ना, मैं इसका राइट आंसर दूंगा, तो कमेंट में बताना है कि हिडन हंगर कौन से एलिमेंट्स की कौन से सबसे ज्यादा बताते हैं, ठीक है। तो एन एक्सटेंशन एजेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ, मान्यता अनुसार एक विस्तार एजेंट का होना चाहिए। जो एक्सटेंशन वर्कर होता है, एजेंट होता है, उसमें क्या होना चाहिए? पर्सनल कॉस्मोपोलाइट होना चाहिए। वो कैसा? व्यक्तिगत महान नगरीय होना चाहिए, है ना, तो इस टाइप का आपका उसकी ये क्वालिटी दी गई है। सॉइल लेयर इज रिच इन आयरन ऑक्साइड and derived from rocks weathering under oxidizing and leaching conditions। पूछा गया कौन सा मृदा ऑक्सीकरण और लीचिंग परिस्थितियों में अपक्षय चट्टानों से प्राप्त और लोहे ऑक्सीकरण से होती है? तो रेगर सॉइल होती है, या लैथेरिक होती है, या एल्यूवियल सॉइल होती है, या क्ले सॉइल होती है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या पूछा? देखो सबसे बड़ी चीज क्या इसमें है कि भाई आयरन के ऑक्साइड, है ना, अब जहां पर भी आप कोई भी सॉइल हो उसमें यदि आयरन के ऑक्साइड आ जाएंगे तो डायरेक्टली पूछा है कि आपका रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है जिसमें आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, तो कौन सी सॉइल होती है आपकी? क्ले सॉइल। क्या पूछा गया? सॉइल लेयर दैट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड ड्राइव फ्रॉम द रॉक्स वेदरिंग, रॉक्स वेदरिंग से जिसका निर्माण पाता है और आयरन के ऑक्साइड ज्यादा होते हैं, तो कौन सी? लैटरिक। कौन सी? लैटरिक। लैटरिक, है ना, आपने पढ़ा होगा। लैटरिक सॉइल जो होती है, लेटराइट सॉइल जो होती है, उसमें क्या कौन सा कंटेंट ज्यादा होता है आपका? आयरन के ऑक्साइड्स ज्यादा होते हैं ना, आयरन कंटेंट ज्यादा होगा तभी उसका लाल रंग होगा, और लेटराइट सॉइल का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ना। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है कि द एक्सटेंशन अप्रोच वेरिन सक्सेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ टेकअप, द रिकमेंडेशन एंड इंक्रीज इन नेशनल रिप्रोडक्शन, विस्तार दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत सफलता को, सिफारिशों को अपनाने और अंतरराष्ट्रीय वृद्धि को देखा गया, तो जर्नल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच को इसमें लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, द रेडिश कलर ऑफ रेड सॉइल डेवलप्स ड्यू टू, यानी बोला गया कि लाल मृदा का लाल रंग किससे होता है? क्रिस्टली और कायांतरित चट्टान में लोहे का व्यापक, देखो फिर आ गया, यानी आयरन बढ़ेगा
तो मृदा में लालकरण बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इन जियोलॉजी लॉस ऑफ soluble substance minerals and organic colloids from the top layer of soil by percolating precipitation is called। यानी पूछा गया है भाई साहब कि जियोलॉजी लॉस ग्लोबल सॉल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं, जब मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर के कोलाइड्स जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर कोलाइड्स और मिनरल्स, जब ये क्या होते हैं ऊपर की लेयर से, है ना, मृदा की ऊपर टॉप लेयर से परकुलेटिंग होकर नीचे जाते प्रेसिपिटेशन से, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं लीचिंग। यानी वाटर लीचिंग का क्या होता है, वाटर मूवमेंट विथ न्यूट्रिएंट्स डाउनवर्ड, है ना, वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट विथ न्यूट्रिएंट्स के नीचे जाना क्या कहलाएगा, आपका लीचिंग कहलाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन अलग होता है ना, पोरोसिटी अलग होता है, डिपोजिशन यानी नीचे जमा हो जाना। तो देखो इतना इजी था, इसमें एक ही ऑप्शन था, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसमें और भी चीजें होती है। देखो सबसे पहले होगा परकुलेशन, फिर होगा आपका परकुलेशन के बाद क्या होगा, सबसे पहले होगा इन्फिल्ट्रेशन, फिर परकुलेशन, फिर होगा आपका लीचिंग, फिर होगा सीपेज। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज मोस्ट इफेक्टिव इन हलिंग ऑफ वॉलनट। अखरोट की हलिंग में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, तो कौन सा है, एथेपॉन। एथेपॉन है ना, कौन सा हार्मोन है सबसे ज्यादा, एथेपॉन। देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका हार्मोन से, तो यहाँ से हमें एक आइडिया लगता है कि अपने एग्जाम में, है ना, पिछले साल जो एग्जाम के आरईओ के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे, है ना, तो एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस सेक्टर से, किस सेक्शन से, किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी छोड़ना। अभी देखो ये तीसरा क्वेश्चन है आपका हार्मोन से, तो हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको कंप्लीट करना है हमें सब, क्योंकि अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर से आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजरमेंट डिसीजन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबंधन निर्णय है, टोटल फार्मिंग, लेवल ऑफ रिसोर्सेस यूज, संसाधन उपयोग का स्तर, या फिर इंटरप्राइज मिक्स, उद्यम मिश्रण। तो राइट आंसर आपका क्या है, एंटरप्राइज, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कैंसिल हो गया था। अ सॉइल एब्जॉर्ब अबाउट, मिट्टी लगभग डैश आने वाले सौर विकिरण को अवशोषित करती है। अब इसमें इस टाइप की पिक्चर आ जाती है, तो डाउनलोड करो तो ये दिखती नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 क्या है आपका, सिमिलर जीनोटाइप्स प्रोड्यूस बाय प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स स्कार। जब पादप प्रजनन तकनीक द्वारा निर्मित समान जीनोटाइप निर्मित होते हैं तो क्या कहलाते हैं, क्लोन। सीधी सी बात, एक जैसे दिखने वाले, सीधी सी बात है, इतना सरल क्वेश्चन है भाई। क्लोन, क्लोन मतलब एक जैसे समान दिखने वाले, जीनोटाइप यानी समान दिखने वाले, एक से दिखने वाले होंगे तो वो उनको क्लोन बोलेंगे। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इज फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इज कॉल्ड। यार इतना इजी क्वेश्चन है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर सॉइल, यानी डिस्प्लेसमेंट मृदा का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाना ऊपरी वाली सतह का, सॉइल पोरोसिटी कहलाएगा, नहीं यार, मृदा और पड़ता है, बिल्कुल नहीं। क्या कहलाएगा, सॉइल इरोजन। देखो कितने इजी क्वेश्चन है इसमें, तो ये होते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 51 क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग का एक सामान्य लक्षण है, लीफ कर्ल, डिफरेंट फ्लावर कलर, परफेक्ट फ्लावरिंग। तो इसका लीफ कर्ल मतलब आपका पर्ण कुंचन, यानी लीफ कर्ल कर देगा भाई साहब, कौन, प्लांट डिसीज। किसका, कॉमन सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिसीज, यानी जब प्लांट में डिसीज, कोई भी डिसीज आएगा, कॉमन सिम्टम्स पूछा गया, एक सामान्य लक्षण पूछा गया है, तो वो कौन सा है। जैसे ही प्लांट्स में कोई भी डिसीज आता है, उसकी पत्तियां जो है वो कर्ली हो जाती है ना, मतलब वो सिकुड़ जाती है ना, कर्ल हो जाती हैं, तो ये इसका राइट आंसर था। तो ये 51 क्वेश्चन हमारे होते हैं। 52 क्वेश्चन आपके सामने है। डेपोक नर्सरी में धान के पौधों के प्रतिरोपण के लिए आवश्यक दिन होते हैं 14 डेज, यानी 14 दिन। ये क्वेश्चन थे और ये पार्ट 1 है हमारा। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 इन क्वेश्चंस का आपके लिए अपलोड कर देंगे। यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम सेकंड पार्ट, यदि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो इसका सेकंड पार्ट यानी बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो भी क्वेश्चन हम आपको लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।